हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और एज यू नो क्लास 9th बायोलॉजी में स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ लाइफ। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी और सेल क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की थी। ओके, तो आज इसका हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 और इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा कि जो सेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं आखिर सेल के अंदर एंड क्या उसके फंक्शन होते हैं एंड जो जिससे मिलकर आपकी सेल बनी हुई है उनके बारे में हम वीडियो बाय वीडियो 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियरली ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि मैंने बताया सेल आपको मैंने बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट होती है, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी। ये मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि फंक्शनल कैसे होगी और स्ट्रक्चरल कैसे होगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, भले वो एनिमल्स की बॉडी हो या प्लांट्स की बॉडी हो, वो सेल से ही मिलकर बनी होती है। सेल को और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करते हैं सेल की। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेल का डायग्राम बना लेती हूँ। सपोज ये सेल है आपकी, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किससे मिलकर बना होता है, और नियर अबाउट हमारी बॉडी में कहा जाता है कि 3 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। कितनी? 3 ट्रिलियन ऑलमोस्ट। ठीक है, और हमारी बॉडी में रोजाना लाखों सेल्स क्या होती हैं, मरती हैं। लाखों सेल्स का फॉर्मेशन होता है लेकिन अंडर कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि कितनी भी सेल्स बन जाए, बहुत अंडर कंट्रोल होता है और यही कंट्रोल जब हट जाता है तो कैंसर होता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ एक सेल के बारे में हम बात करते हैं कि सेल आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने कहा ये एक सेल है तो इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, इस आउटर कवरिंग को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन। तो पहला आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? अब जैसे कंप्यूटर जो होता है उसको चलाने के लिए उसका ब्रेन होता है, जो CPU होता है, सेम चीज़ इस सेल के अंदर। अब आपको पता है क्योंकि फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म है, हमें जो एनर्जी मिल रही है, आप पढ़ चुके हो रेस्पिरेशन, और जो होता है ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन करता है, आपको एनर्जी रिलीज होती है, वो सब सेल के अंदर ही होता है, इसलिए तो फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो उसको उस सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकंड है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। इसको हम बाद में, जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसे करके लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। थर्ड आपका आ गया साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में ही आपके छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या होंगे? सेल ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स होंगे। क्लियर? अब वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं? दैट इज या दीज आर क्या होंगे आपके? जैसे ER है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी तरह से आपका जैसे राइबोसोम है एंड सो मैनी ऑन, लाइसोसोम है, बहुत सारे। ठीक है, वैक्यूल्स हैं, और आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है और सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब मैं आपको सेल ऑर्गेनेल डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन सबको मिला करके एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन सबको मिलकर क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का जो एक कंटेंट होता है जिसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या जितनी भी सारी ये सेल ऑर्गेनेल्स है सब मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं। आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आज के इस वीडियो लेक्चर पे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर नेक्स्ट में हम करेंगे न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म छोटा सा ही है और आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर ओनली एक सेल की बात करी, अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, तो एक डिफरेंस होता है। इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है इस प्लाज्मा में। अगर सपोज मैं कहूँ कि ये प्लांट सेल है, ये आपका प्लांट सेल है, तो इसके बाहर से बहुत ही छोटी सी पतली सी एक और मेम्ब्रेन होगी जिसे कहा जाएगा आपका सेल वॉल, नॉट मेम्ब्रेन। डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन की बात होगी तो वो चीज़ अलग है, सेल वॉल की बात होगी तो वो चीज़ अलग है। और सेल वॉल केवल किस पे देखने को मिलेगी? आपकी प्लांट सेल में। ये डिफरेंस भी है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जब डिफरेंस पूछा जाता है तो पहला डिफरेंस ही यही होता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर है? और सेल वॉल जो है वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनर साइड नहीं होती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं जो आपको पढ़ना है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सेल की बात की है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो सेल के को कवर करती है। सबसे पहली बात, उसके अंदर का जो कंटेंट है, मींस न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है लिक्विड, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बिल्कुल धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, उन सबको देखो एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करा रही है। अब यहाँ पे भी सेल है, इधर भी सेल है, इधर भी सेल, तो देयर आर सो मैनी सेल्स, ठीक है। तो अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी सब बिखर जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक ग्लास में पानी डाला तो ग्लास पानी को होल्ड करके रखता है, अगर ग्लास नीचे गिरा दोगे तो सब फैल जाएगा। सेम चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर के कंटेंट को होल्ड करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यही होगा आपका, क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और कैसी प्रोटेक्शन है? फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर जो आपकी क्या है अंदर के कंटेंट है। दूसरी चीज, इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? प्रोवाइड डेफिनेट शेप, किसे? सेल को। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीज, ये एक मैकेनिकल बैरियर भी प्रोवाइड करा रहा है जिससे यहाँ पर सेल की कंटेंट बाहर ना आ जाए। सेम यही पॉइंट हो गया, प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कराता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक आपके रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस होती है। अब वो आपकी जैसे ग्लूकोज अंदर जाता है, ठीक है, C6H12O6, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी, मीन्स ऑक्सीजन भी अंदर आती है, ओके। अब जब ये बीच में रिएक्शन हो गई तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड बनती, तो ये बाहर जाती है CO2, ठीक है। उसी तरह से और आपका इस तरह से प्रोडक्ट यानी कि अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? आप आसानी से देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है कि क्या चीज़ें अंदर जानी चाहिए, क्या चीज़ें बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है वो यही बनेगा कि आपका कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एग्जिट और इन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? एग्जिट एंड इन ऑफ इम्पॉर्टेंट
सब्सटेंसेस, क्लियर। तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ना है कि भाई जो ये एग्जिट और इन हो रहा है ये किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा हो रहा होगा, ऐसे तो इन आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज इन हो रहा है, ऑक्सीजन इन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये जो आपकी इन और आउट हो रहा है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है जो जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। आपको डिफ्यूज़न समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्यूज़न। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर ऐसी है डिफ्यूज़न। अगर अब मैं बात करूं कि व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, चलिए पहले हम केमिस्ट्री की इसकी लैंग्वेज में सीख लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है, फिर मैं आपको साइंस यहाँ पर जो बायोलॉजी है वहाँ पर डिफ्यूज़न को कैसे मैं डिफ़ाइन करूँगी आपको इस एग्जाम्पल से, उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिफ्यूज़न क्या है वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न क्या है, देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, कौन, पार्टिकल्स, ठीक है। वो पार्टिकल्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके, इट मे बी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मूव करते हैं कहाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर है। एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल समझाऊँ, आपने एक ग्लास लिया कांच का, उसमें आपने वाटर भर दिया। अब आपने उसमें क्या करा, एक चम्मच कुटी हुई चीनी डाल दी। अब देखो जो चीनी है यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, इधर लो है, तो यहाँ अब पहले तो होगी नहीं, धीरे धीरे ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे पार्टिकल्स। अब आपको पता है क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू सॉलिड। चीनी अब सॉलिड होती है, तो ये इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये चीनी वहाँ जाके फंस जाएगी और फिर पूरा का पूरा जो पानी है वो मीठा हो जाएगा। तो ये जो चीनी घुली है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ही कहते हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लग सकती है, वहाँ पर आपकी कोई मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। मेम्ब्रेन अगर मैं लगा दूंगी तब भी मतलब रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वो मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमेएबल भी हो सकती है, परमेएबल भी हो सकती है। अब भाई सेमी परमेएबल और परमेएबल क्या है, ठीक है। परमेएबल मतलब जो सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, भले सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। लेकिन सेमी परमेएबल क्या है, जैसे कि आपको पता है एक जो सॉल्यूशन होता है वो सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न में क्या होगा, नहीं परमेएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी और सल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, इधर से उधर जा रहे और उधर से उधर आ रहे, आपकी जो मेम्ब्रेन लगी है। लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो केवल, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही अलाउ करती अंदर जाना, सल्यूट के नहीं करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न आपको समझ में आ गया होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की परमेएबल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करती है, ठीक है। कैसे वर्क करती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। अब हाउ, कैसे, देखो हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, अब खाना जो आपका ग्लूकोज है वो आपकी ब्लड में आ गया और ब्लड आपकी होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ईच सेल तक वो ग्लूकोज पहुंच जाता है। सपोज ग्लूकोज आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, यहाँ पर आपका जैसे ब्लड वेसल्स है कोई, यहाँ पर आपका ग्लूकोज है। अब बताओ अंदर तो ग्लूकोज नहीं है,
है ना। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाहर है कि अंदर है? ऑब्वियसली बाहर है। अब बाहर हाई है, अंदर लो है, इसलिए जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स होंगे वो हायर टू लोअर यानी कि बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे। समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पर देखो रिएक्शंस हुई। रिएक्शन क्या हुई, देखो यहाँ पर C6H12O6 आपकी सेल के अंदर आ गया। सेल के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शंस होती है, जो एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नाम बताया। अब उसके बाद भाई ये एनर्जी कब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है। अब हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती, हमने इनहेल किया, वो आपकी ब्लड के थ्रू आपकी ईस्ट सेल में पहुँच गई। अब ऑक्सीजन अंदर नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है। जो ऑक्सीजन है वो यहाँ ज़्यादा है, हाई है, अंदर लो है, इसलिए हाई टू लो वो मूव करेंगे बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, देखो रिएक्शन हुई, यहाँ पर C6H12O6 आया, O2 आया, तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, क्या बन गया, CO2 बना प्लस H2O बना एंड प्लस एनर्जी बनी। ओके। अब देखो जो CO2 है, अब अंदर आपकी बन गई है CO2, लेकिन बाहर तो भाई ऑक्सीजन है ज़्यादा, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बात सच नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो हमारी नोज़ में कोई फिल्टर थोड़ी ना लगाए कि हम ऑक्सीजन ही लेंगे, बाकी गैसेस बाहर ही रहेंगी, ऐसा नहीं होता है, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बस आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा थी। अब जब बात करें जब कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, बाहर तो कम है, वहाँ तो हमने ली नहीं है ज़्यादा, अगर ली भी है तो परसेंटेज ऑक्सीजन का फिर भी ज़्यादा है, बाहर कम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाई, यहाँ कंसंट्रेशन हो जाएगा, लो इधर, तो हाई टू लो वो बाहर आ गई। अब ब्लड की हेल्प से वो लंग्स में आ जाएगी, फिर हम उसको एक्सहेल कर देंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि डिफ्यूज़न कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन, वो भी एक डिफ्यूजन ही है, ठीक है, आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस भी सेम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर होगा। हाई टू लो होगा। अब मूवमेंट, ठीक है, पहली जो कंडीशन है ऑस्मोसिस की कि इसमें जैसे मैंने कहा ना कि जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस की कंडीशन ये है जो पार्टिकल है वो ओनली लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिक्विड में ही, ओनली लिक्विड ओनली। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसमें मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो मीन्स हाई टू लो, हाई से लो की और जो मूव करेंगे बीच में मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। और मेम्ब्रेन भी कौन सी होनी चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन लिख दिया मैंने, मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? मीन्स जब डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, हमने यहाँ पर सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन जब हमने लगा दी, ओनली इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, ओनली जो लिक्विड होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट लिक्विड ही होता है, सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली मैं इन केसेस में अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा आपका ओनली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव, ठीक है। सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं हाई टू लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका ऑस्मोसिस
एक डिफ्यूज़न का काइंड है। मीन्स जो भी ऑस्मोसिस हो रहा है उसको हम डिफ्यूज़न कहेंगे, लेकिन डिफ्यूज़न अगर हर किसी डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डिफ्यूज़न जब लिक्विड में होगा और जब उसमें सेमी परमेएबल, ऐसा डिफ्यूज़न जो पहली बार लिक्विड में हो रहा है जिसमें सेमी परमेएबल की मेम्ब्रेन, तभी हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न कह सकते हैं। अगर डिफ्यूज़न गैसेस में हो रहा, सपोज कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सॉलिड में हो रहा है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। क्लियर? तो इसलिए जब मैं आपको समझा रही थी, डिफ्यूज़न वर्ड बोल रही थी, तो ये डिफ्यूज़न वर्ड है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर डिफरेंस लिखने को आता है तो क्या हो सकते हैं, जो डिफ्यूज़न जो है वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, और ये भी, ठीक है। और आपके जो डिफ्यूज़न है, जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है वो ओनली सॉल्वेंट के होते हैं। तीसरी चीज़, जो डिफ्यूज़न है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई मेम्ब्रेन हो, रिक्वायरमेंट नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको ऑस्मोसिस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। इसमें आपको काइंड्स ऑफ ऑस्मोसिस मैंने पढ़ाना है। तो चलिए आज का अब लास्ट टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में आपको दिया गया है। और हाँ, डिफ्यूज़न आपका 2 टाइप्स का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको ओनली बता दूंगी कि एक्टिव डिफ्यूज़न क्या होता है और पैसिव डिफ्यूज़न क्या होता है। पहले ऑस्मोसिस के काइंड्स हम पढ़ लेते हैं। काइंड्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो मैं आपको बना देती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, समझेंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। तो मैंने यहाँ पर 3 बीकर ले लिए हैं, ठीक है। अब तीनों में मैंने सेल रख दी है, चलो इसी से बना देती हूँ, ठीक है। सेल रख ली है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इधर लिक्विड है, इधर मैंने लिक्विड भर लिया, और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म तो होता ही है, सभी को पता है। सेल या कुछ और चीज़ भी हम रख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने कोई फल वगैरह या किशमिश, कैश्यू नहीं, किशमिश, हाँ किशमिश वगैरह जो हम भिगो के रखते हैं, वो चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, पहला ये ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो एक्सटर्नल सराउंडिंग का लिक्विड का कंसंट्रेशन हाई हो, अंदर का लो हो, ये बाहर का कंसंट्रेशन कैसा होगा? हाई कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा अगर? लो कंसंट्रेशन। अब आप मुझे बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ को होगी? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हाई टू लो, तो यहाँ को जो वाटर है, सॉल्वेंट है, यहाँ को मूव करेगा। तो बताओ सेल जो है वो क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। तो इस अब यहाँ पर क्योंकि ये सेल की मैं बात कर रही हूँ, मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस है, तो यहाँ पर इस टाइप का ऑस्मोसिस जो ए टाइप का है, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक, नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 बी की ओर चलते हैं। चलिए ये क्या है? अब यहाँ पर सपोज जो अंदर का मीडियम है और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो, ठीक है। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का और यहाँ का कैसा हो? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो। अब हो सकता है कि कुछ पार्टिकल, जैसे देखो सपोज इसके कुछ पार्टिकल यहाँ आ गए, कुछ यहाँ, अगर 2 यहाँ आ रहे हैं तो 2 अंदर जाएंगे, यहाँ से 2, एक बाहर आया एक अंदर गया, यहाँ से एक बाहर आया एक अंदर गया।
हो सकता है कि मूवमेंट हो, पॉसिबल हो, लेकिन जो नेट आपका वॉल्यूम आएगा अंदर बाहर जाने का वो 0 होता है। यहाँ पर देखिए सब अंदर जा रहे हैं तो ये स्वेल अप हो गई, तो आपकी सेल का जो कंटेंट है वो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर नहीं हुआ, उसका कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि वो इंटरचेंज हो गए हो, उसके 2 पार्टिकल्स बाहर चले गए हो, बाहर वाले के 2 अंदर आ गए हो, लेकिन नेट कंटेंट सेम रहा। तो इस टाइप का जो आपका ऑस्मोसिस होगा उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। क्लियर? आइसोटोनिक ऑस्मोसिस है। और थर्ड टाइप जस्ट इसका रिवर्स, मीन्स जब बाहर का इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग लिक्विड जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब लो हो, लो कॉन्सेंट्रेशन हो, और अंदर का कैसा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है। ऑफ कोर्स पार्टिकल्स कहाँ को मूव करेंगे? पार्टिकल तब मूव करते हैं यहाँ से बाहर से, अंदर से बाहर की ओर मूव करेंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इट विल बी श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। इतनी बात समझ में आ गई हो। आई होप आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1-2 चीज़ें जो आपका हाइपोटोनिक है, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर को क्या कहते हैं? एंडो। तो इसे हम एंडोस्मोसिस भी कहते हैं, एंडोस्मोसिस भी कहेंगे, अनदर नेम। क्लियर? अब यहाँ अंदर से बाहर आ रहे हैं, इसको हम एक्सोस्मोसिस भी कहेंगे, एक्सोस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट, अगर ये एक्सोस्मोसिस किसी लिविंग सेल्स में हो, ठीक है, लिविंग सेल्स में हो, तो बायोलॉजिकली उसमें, ठीक है, लिविंग सेल्स नहीं, आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, बायोलॉजी की टर्म में ऐसा हो, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म में ऐसा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी मतलब बायो का मतलब लाइफ ही तो होता है ना, बायोलॉजी की टर्म में, बायोलॉजी कि उसमें ये हो तो इसे हम बोला जाता है, किसी सेल में सपोज ऐसा हो रहा हो, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस जब लिविंग सेल्स में, जो सेल्स में अगर ये सब हो रहा हो तो अब ये आपका प्लाज्मोलाइसिस है। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि क्या होती है, मैंने बताया क्या इसके फंक्शन है, ये हमने पढ़े। और इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो डिफ्यूज़न पढ़ना था, डिफ्यूज़न हमने अच्छे से कंप्लीट करा। और ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, ये भी पढ़ लिया, और टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न भी। एक लास्ट चीज़ जो मैंने कहा मैं बताऊँगी कि एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स अंदर ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिफ्यूज़न जो हो रहा है हायर टू लोअर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। अब देखो एक्टिव और पैसिव क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिफ्यूज़न है आपका, ये एक एक्टिव होगा, दूसरा पैसिव होगा। ठीक है। अब देखिए एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट, अगर वो एनर्जी लेकर के, यहाँ पर एटीपी जब यूज़ होती है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसमें जब एटीपी खर्च हो रही है तो उस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम एक्टिव डिफ्यूज़न कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगती उसे हम पैसिव कहते हैं। नो एटीपी रिक्वायर, एटीपी रिक्वायर, यहाँ पे नो एटीपी रिक्वायर। क्लियर? ओके। तो फाइनली आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो, मज़ा आया होगा, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आपकी कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगी। और हाँ, मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करूँगी न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं ये ज़रूर आपसे वादा करती हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।